Hello students, good afternoon. हाँ बेटा, अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आपका मोल कॉन्सेप्ट। आ जाओ सभी, आ जाओ अभी। विद्या, शिवानी, बरखा, हर्षित, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी कम कैसे नंबर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स का? अमित, श्लोक, विधि। करें बेटा, स्टार्ट करें। हाँ समीर, हेलो बेटा, हेलो समीर। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, हम लोग जो है कल मोल कंसेप्ट पे बात कर रहे थे। कल मैंने आपको बोला था कि कुछ आपको फॉर्मुलेशंस बेटा याद रखनी है मोल में। अगर हम मोल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास किसी भी स्पीसीज का मोल कैलकुलेट करना है तो नंबर से, नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया था या वेट से किया था। और अगर हमारे पास गैसेस हैं तो गैसेस के अंदर हम जो करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम और जो है वॉल्यूम से 22.4 से जैसा हमने डिवाइड किया था बेटा, तो वो किया था। और एक मैंने आपको बताया था सोल्यूट के से, सोल्यूट से भी मैंने आपको बताया था। तो लेट्स स्टार्ट, उससे आगे बढ़ते हैं कल वाले पॉइंट से बेटा। तो सम बेसिक कंसेप्ट का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ मोल के फार्मूले बताए थे बेटा। आज देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट, एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मोल से ही एक और कैलकुलेशन बनती है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो जब आप इक्विवेलेंट जो बनाते हो तो इसके भी फार्मूलेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब भी आप इसमें यूज करोगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। एक नई चीज करने जा रहे हैं बेटा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। यहां पर हमारे लिए एक नई चीज है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर बेटा अच्छे से समझना है आपने। एन फैक्टर क्या होती है ये अच्छे से समझना है। तो एन फैक्टर क्लियर होने से मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन फैक्टर आ जाएगा। जैसे एन फैक्टर बेटा किसी भी एलिमेंट के लिए, एन फैक्टर फॉर एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एन फैक्टर फॉर एलिमेंट का मतलब है वैलेंसी। जो भी हमारे पास वैलेंसी होता है, किसी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो हमारा एलिमेंट का एन फैक्टर है। कैसे वैलेंसी, कैसे बेटा? जैसे पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है, जो भी फर्स्ट ग्रुप है लिथियम वाला, कोई भी फर्स्ट ग्रुप है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ऐसे ही देखो लिथियम के आगे आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम नीचे मैग्नीशियम वगैरह जो भी हैं, और लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एस और पी ब्लॉक वाले देख लो पहले। एफ, एस और पी ब्लॉक वाले बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन तो किसी से बॉन्ड बनाता नहीं है। तो वैलेंसी मतलब कितने हाइड्रोजन के साथ कोई अटैच हो सकता है। जैसे देखो लिथियम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो इसका वैलेंसी 1 है, बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, बोरोन वाली कोई भी फैमिली आएगी तो वैलेंसी 3 हो जाएगा बेटा। कार्बन वाला अगर आप कोई भी देखोगे तो कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा आपका 4। फिर अगेन वापस कम होगा, ये देखो नाइट्रोजन का वापस देखे, हाइड्रोजन 3 अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 ही अटैच होते हैं, तो वैलेंसी 2 और वैलेंसी 1। तो कभी भी अगर हमको सॉरी, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी देखना है बेटा, एलिमेंट का वैलेंसी देखना है, तो फर्स्ट ग्रुप
मैं लिथियम वालों के लिए 1, बेरिलियम वालों के लिए 2, बोरोन के लिए 3, कार्बन के लिए 4 और नाइट्रोजन के लिए अगेन 3, नाइट्रोजन देखो अगेन 3, 2। इसका रीजन मैंने हाइड्रोजन अटैच हाइड्रोजन का नंबर काउंट किया वैलेंसी में। जैसे देखो HF एक ही हाइड्रोजन काउंट हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या होता है H2O, दो हाइड्रोजन काउंट होते हैं, नाइट्रोजन में देखो 3 NH3, 3 हाइड्रोजन काउंट होते हैं, कार्बन के साथ 4, अगेन बोरोन के साथ 3। तो हाइड्रोजन कितना अटैच हो रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी फॉर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जो होगा वो एन फैक्टर जो होगा एलिमेंट का वो उसकी वैलेंसी होगा। अगर हमारे पास कोई आयन है, एन फैक्टर फॉर आयंस, कि हमें इक्विवेलेंट जो यूज करना है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल इंटू एन फैक्टर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एन फैक्टर पता करना पड़ेगा बेटा। जैसे एन फैक्टर है, एन फैक्टर फॉर एलिमेंट नहीं लेते हम, आयंस लेते हैं। सपोज एन फैक्टर ऑफ आयंस, कोई भी आयंस है उसका चार्ज जो होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर स्पीसीज, अगर पर स्पीसीज में मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज लेंगे वो किसी भी आयन का एन फैक्टर होगा। अगर एन फैक्टर सपोज क्लोराइड आयन का निकालना है तो देखो Cl नेगेटिव है। अब एक Cl का जो चार्ज है वो हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब एन फैक्टर जो क्लोरीन का हो जाएगा वो वन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेना है एन फैक्टर में। जैसे सल्फेट आयन है बेटा, सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव आयन, ये हमारे पास सल्फेट आयन है। SO4 2 नेगेटिव आयन का एन फैक्टर चार्ज 2 है तो आप 2 ले लोगे। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का इन फैक्टर 1 है तो 1 आ जाएगा बेटा। मैग्नीशियम आयन, जैसे Mg2 पॉजिटिव आयन होता है, मैग्नीशियम आयन जो चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर आ जाएगा, तो मैग्नीशियम आयन का एन फैक्टर 2। तो एन फैक्टर अगर कोई एलिमेंट देखते हो तो उसकी वैलेंसी होता है, अगर कोई आयंस देखते हो बेटा तो एन फैक्टर उसका चार्ज होता है। जितना उसके ऊपर चार्ज आएगा उतना हम उसका एन फैक्टर कर लेंगे। एन फैक्टर जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, तो एन फैक्टर फॉर आयंस हो जाएगा। एन फैक्टर फॉर आयन के बाद सपोज आपको निकालना है एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड्स। कोई एसिड है तो उसका एन फैक्टर हमें लेना है बेटा। एसिड का एन फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच लेना है आपको, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पर स्पीसीज, ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी उसका एन फैक्टर। एसिड, एसिड क्या होते हैं जो वाटर में एच पॉजिटिव आयन देते हैं। एक स्पीसीज कितना एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, पर स्पीसीज कितना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, वो उसका एन फैक्टर है एसिड के लिए। जैसे देखो ज्यादातर क्या होगा, फार्मूला देखते ही पता लग जाएगा। जैसे H2SO4, तो H2SO4 में ये दो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेसेबल है, इसका मतलब एन फैक्टर इसका 2 आ गया। रिप्लेसेबल है तो एन फैक्टर बेटा आपका 2 आ गया। जैसे देखो HNO3, तो एक हाइड्रोजन है तो कोई इश्यू ही नहीं है, एसिड है, एसिड में एक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 1 आ गया। अब ऑर्गेनिक में ध्यान रखना है आपको कि जैसे CH3COH है, एसिटिक एसिड है बेटा, CH3COH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में ये वाले हाइड्रोजन काउंट नहीं करने, कार्बन के साथ वाले, जो O के साथ वाला हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन काउंट करना है जो CH3COH में। तो ये हाइड्रोजन वाटर के अंदर ये रिलीज कर सकता है, इट मीन एसिटिक एसिड का इनफैक्टर 1 है, एसिटिक एसिड का इनफैक्टर आपका 1 हो जाएगा बेटा। ऐसे ही देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड COOH होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। तो अगर ये आपके पास होता है तो अब देखो ये वाले O के साथ वाला H भी निकल सकता है, ये वाला H भी निकल सकता है, इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड में एन फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। तो एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होगा वो आपका एन फैक्टर होगा एसिड के केस में। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट देने हैं, ध्यान रखना है आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जितने एच आपको दिखाई देते हैं वो सारे रिप्लेसेबल नहीं होते बेटा। जितना हाइड्रोजन आपको दिखाई देता है वो सारा का सारा आपका जो है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। ये केस होगा फॉस्फोरस वाले में, नॉट
अगर आपके पास एसिड ऑफ फॉस्फोरस है, एसिड ऑफ फॉस्फोरस याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एसिड ऑफ फॉस्फोरस है तो उसमें जो एन फैक्टर मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन जितने हो उससे कम कर देना, इतना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आएगा, एन फैक्टर इतना आएगा जितना ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन से 1 कम कर देना बेटा, ऑक्सीजन से 1 कम हो जाएगा वो उसका एन फैक्टर आ जाएगा। सपोज एसिड के केस में क्या बेटा, वो आवाज समझ नहीं आ रही है क्या, क्लियर समझ नहीं आ रहा है यशा? बेटा बफरिंग यहां तो नहीं हो रहा, मेरे पास से तो मुझे क्लियर दिख रहा है आज। यहां तो बफरिंग का इश्यू नहीं आ रहा। आवाज भी ठीक तक नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, आवाज भी ठीक नहीं आ रहा है, आवाज में भी ठीक नहीं आ रहा है, बफर हो रहा है कुछ। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं चीजें। मैंने क्या बोला है, एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड का एन फैक्टर कर रहे हैं बेटा हम। एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज। हाँ सर हो रहा है, हर्षिता सर बीच बीच में हो रहा है, बफरिंग हो रही है, बीच बीच में बफर हो रहा है, बीच में बफरिंग आ रहा है। वॉइस भी ब्रेक हो रही है आपकी, बफरिंग भी है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट बेटा, मैं चेक करता हूँ इसमें। वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए बेटा, वॉइस ब्रेक क्यों हो रहा है, वॉइस ब्रेक का इश्यू क्यों आ रहा है? वॉइस ब्रेक जैसे, वॉइस ब्रेक में तो बिल्कुल माइक लगा रखा है मैंने, वॉइस ब्रेक नहीं होना चाहिए। सारे ही लिख रहे हो आप, मुझे लग रहा है कि सभी का ही क्लियर नहीं हो रहा वॉइस, किसी को भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। कई सारे स्टूडेंट ने लिखा है सर वॉइस ब्रेक हो रही है, दीपांशु भी लिख रहा है यस सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ वॉइस तुम्हारा, वॉइस ब्रेक का इशू क्यों आ रहा है। वॉइस ब्रेक तो बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए, बफरिंग का इशू थोड़ा सा समझ आता है, वॉइस ब्रेक इशू कैसे आ रहा है। नेटवर्क तो बेटा लेन लगी हुई है, लेन वाला है, केबल लेन वाला है, नेटवर्क में तो लेन है, वो भी नहीं है कि भाई ये वो आपका
मेरे यहाँ सैंपल मैंने रखा हुआ है, यहाँ से तो वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है। वॉइस ब्रेक का इशू क्या है? स्पीड, नेट का स्पीड टेस्ट चेक कर रहा हूँ मैं, देखते हैं 1 मिनट। चेक 11। चलो एक बार फिर मैं देख रहा हूँ इसमें, फिर देखो। वॉइस ब्रेक ड्यूरिंग बफर, बीच बीच में बफर हो रहा है। वॉइस इज क्लियर बट बफर हो रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कैसे व्यू आ रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा अच्छा, समझ गए। सदफ ये कह रहा है कि इस बीच में कहीं बफर होता है, तो इसलिए वॉइस भी जो होती है वहां हो रहा है। चलो एक बार देखो। सर वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा, ये देखो दीपांशु कह रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देखो भी अपने एंड पे भी कुछ देखो कि कुछ का ब्रेक कह रहा है, कुछ नहीं। मैं अभी देखो दोबारा करता हूँ। देखो मैंने अभी आपका यहां से स्टार्ट ले रहा हूं दोबारा बेटा, कि एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड का एन फैक्टर है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज, एक स्पीसीज में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में देखो 2 H है आपके पास, तो इसका मतलब एन फैक्टर बेटा 2 लेना है। जैसे HNO3 है, एक H रिप्लेस करेगा इसलिए एन फैक्टर 1 है। लेकिन CH3COH में जो O के साथ वाला H है, जो O के साथ वाला H है वो आपका एन फैक्टर है, तो यहाँ पर 1 एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे COH और COH ऑक्जेलिक एसिड, वो ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड में देखो H ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर आपका 2 आ गया। अब आपने जो ध्यान रखना है बेटा, एसिड ऑफ फॉस्फोरस में ध्यान रखना है। एसिड ऑफ फॉस्फोरस में अगर आपको एन फैक्टर चाहिए, तो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में एन फैक्टर जो है आपका, वो जितने ऑक्सीजन होंगे ऑक्सी एसिड में, उसमें से एक कम कर देना बेटा। एक कम कर दोगे तो आपके पास जो है एन फैक्टर ऑफ फॉस्फोरस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल कि मैं लिख देता हूं H3PO4, H3PO4, एक लिख देता हूं बेटा H3PO3, H3PO4, एक लिख देते हैं H3PO3। अगर एक लिख देते हैं H3PO2, एक लिख देते हैं H3PO2। तो अब इन तीनों में आप एन फैक्टर देखो, बताओ बेटा क्या होगा एन फैक्टर। H3PO4, H3PO2, ये फॉस्फोरस वाले हैं, ध्यान रखना है ये वाली बात कि ये फॉस्फोरस के हैं। अगर फॉस्फोरस है तो आप देखो, अब फॉस्फोरस वाले में पहले मेंबर के अंदर एन फैक्टर बताओ बेटा क्या आएगा एन फैक्टर। हाँ ओके बेटा, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक दिख रहा है मुझे। बफरिंग वाला प्रॉब्लम भी अब मुझे कुछ देर से ठीक लग रहा है। तो ये देखो H3PO4 में H3PO4, H3PO3, H3PO2 क्या बताया, जब फॉस्फोरस होता है तो जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम करना, वो आपका एन फैक्टर होगा। तो देखो H3PO4 में एन फैक्टर बताओ बेटा क्या होगा, H3PO4 में क्या होगा, H3PO4 एन फैक्टर, H3PO4 में एन फैक्टर बेटा, H3PO4 फर्स्ट मेंबर के अंदर एन फैक्टर, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में एन फैक्टर क्या आएगा। फॉस्फोरस के केस में क्या बताया है, जितने ऑक्सीजन हो उससे में एक कम करना है बेटा, जितने ऑक्सीजन हो उसमें एक कम करना है। तो H3PO4 में एन फैक्टर कितना होगा, H3PO4 में एन फैक्टर जितने बेटा ऑक्सीजन है उससे एक कम, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन 4 है तो बेटा एन फैक्टर आ जाएगा 3। H3PO3, H3PO3 में ऑक्सीजन आपके पास 3 दिखाई दे रहे हैं, तो एन फैक्टर बेटा एक कम आ जाएगा, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2। H3PO2, H3PO2 में देखो ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहे हैं, तो एन फैक्टर जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम 1 हो जाएगा आपका। तो H3PO मतलब फॉस्फोरस वाले को आपने नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं देखना बेटा,
हाइड्रोजन मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला है एन फैक्टर निकालना है, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखने हैं, तो हाइड्रोजन देखो ही मत फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस का वाले में हाइड्रोजन देखना ही नहीं है। ऑक्सीजन में एक कम कर दो, ऑक्सीजन में एक कम कर दो, एन फैक्टर आ जाएगा बेटा। तो H3PO4 में 3, H3PO3 में 2, H3PO2 में 1। और एक चीज और ध्यान रखनी है, बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 लिखना है आपने, बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1। बोरिक एसिड का एन फैक्टर, बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3, इसका एन फैक्टर 1 है। और ये आपने याद रखना है कि इसका एन फैक्टर 1 जो होता है वो 1H से नहीं होता, 1OH से होता है। it takes one OH negative, it takes one OH negative। बोरिक एसिड बिल्कुल अलग, एक्सेप्शनल याद रखना है। इसमें बोरिक एसिड होते हुए भी ये 1OH आयन को एक्सेप्ट करता है बेटा, लेता है। तो इसलिए आपका बोरिक एसिड का एन फैक्टर आपने 1 करना है। तो एन फैक्टर फॉर एसिड अगर आपने करना हो, एन फैक्टर फॉर एसिड, तो बेटा एन फैक्टर फॉर एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज यूज करना है आपने। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज देखना है आपने। तो पर स्पीसीज जो आपका एन फैक्टर फॉर एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर स्पीसीज आपने देखना है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल फॉस्फोरस को जरूर ध्यान रखना है बेटा, आपने फॉस्फोरस वाला ध्यान रखना है, और साथ में आपने बोरिक एसिड वाला ध्यान रखना है। बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखना। फिर बोरिक एसिड को हम बोलते हैं वीक, बोरिक एसिड को वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, वीक मोनोबेसिक एन फैक्टर फॉर बेसिस रिपीट कर देता हूं बेटा मैं। एन फैक्टर फॉर बेसिस, बेस के लिए अगर एन फैक्टर देख रहे हैं आप, बेस के लिए एन फैक्टर, बेस के लिए अगर हम एन फैक्टर देख रहे हैं, तो बेस के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन देखना है आपने, रिप्लेसेबल OH आयन देखना है। और रिप्लेसेबल OH में देखो, जैसे NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ट्वाइस। तो NaOH में एक OH है, तो इसलिए आपने एन फैक्टर 1 लेना है बेटा, NaOH में 1 एन फैक्टर लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो 2 OH रिप्लेसेबल है, तो 2 OH रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर 2 लेना है। अब चाहे एसिड हो या बेस हो, वन थिंग शुड बी कीप्ड इन माइंड, चाहे आपके पास एसिड है या बेस है, अगर रिएक्शन दे रखी हो तो फिर एन फैक्टर चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने आपको H2SO4 दे दिया, और H2SO4 का बेटा मैंने आपको रिएक्शन दे दिया H2SO4 का, और मैंने रिएक्शन लिख दिया NaHSO4, NaHSO4, H2SO4 में NaHSO4। तो अब यहां पर H2SO4 का एन फैक्टर पूछा जाएगा आपसे, H2SO4 का एन फैक्टर पूछा जाएगा, तो H2SO4 का एन फैक्टर, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो 2 थे आपके पास यहाँ पर, लेकिन अभी तो एक बाकी है, ये देखो एक रिमेनिंग है। 2 H2SO4 में एक हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है, इसका मतलब रिप्लेस तो 1 ही हुआ। अगर रिप्लेस 1 हुआ तो अब H2SO4 का एन फैक्टर 2 नहीं लिखोगे बेटा, अब आपका H2SO4 का एन फैक्टर जो लेना है वो आपने 1 लेना है, H2SO4 का एन फैक्टर 1 यूज करोगे यहाँ पर। ऐसे ही देखो, अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर वाला एग्जांपल देखो, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ये बेस लिया है, इसका इन फैक्टर 2 है। ये तो फार्मूला दे रखा था। अगर हमें फार्मूला नहीं दे रखा बेटा, एक रिएक्शन दे रखी है CaOH ट्वाइस, और ये रिएक्शन ऐसे दे रखा है CaOHCl। CaOH ट्वाइस का ट्वाइस है, लेकिन CaOHCl है। तो आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो दो थे इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में दो दिख रहे थे, लेकिन अभी एक बाकी है। इसका मतलब अभी जो रिप्लेस हुआ है Cl के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू जो आपका रिप्लेस हुआ वो 1 ही हुआ है। तो देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इनफैक्टर 1 लोगे आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इनफैक्टर यहां पर आपने 1 यूज करना है। सिमिलरली अगर हमें एन फैक्टर 4 सॉल्ट निकालना है, अगर सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट किसका बना होता है, एसिड और बेस से मिलकर बनता है सॉल्ट, इसमें कैटायन और एनायन होते हैं। तो यहां पर भी आप मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टाइप ऑफ चार्ज ले सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टाइप ऑफ चार्ज। आइदर चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज यूज कर लो बेटा या नेगेटिव चार्ज यूज कर लो, आइदर टाइप ऑफ चार्ज। जैसे एन फैक्टर फॉर सॉल्ट लेना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टाइप ऑफ चार्ज। एज एग्जांपल सपोज आपने लिया NaCl, एज एग्जांपल सपोज आपने यूज किया बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड यूज किया, तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, तो टोटल चार्ज देखूंगा तो चार्ज यहाँ तो प्लस में देखोगे तब भी 1 आएगा, माइनस में देखोगे वह तब भी 1 आएगा NaCl। तो इसका मतलब इस सॉल्ट का एन फैक्टर में 1 यूज करूंगा बेटा NaCl का एन फैक्टर 1। बिकॉज 1 क्यों यूज किया मैंने, बिकॉज इसका चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो 1 है, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, चार्ज जो है वो 1 है। अगर इसकी बजाय मैं Na2SO4 ले लेता हूं, देखो बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4, अगर Na2SO4 है तो बताओ बेटा एन फैक्टर क्या हो सकता है इसका, Na2SO4 में एन फैक्टर, Na2SO4 में क्या निकालोगे, बिकॉज ये भी आपका चार्ज है, ये भी आपका चार्ज है, और चार्ज है तो इसके अंदर एन फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्ट है तो बिल्कुल सही, यासा, फरहीन, अंशिका, शिवानी, बिल्कुल सही, आपका एन फैक्टर 2 आ रहा है। बिकॉज यहां पर आप चाहे पॉजिटिव चार्ज निकालो, जैसे एक सोडियम का चार्ज क्या आ रहा है 1, तो 2 सोडियम है तो चार्ज 2 हो जाएगा बेटा। या सल्फेट से ही ले लो, एक सल्फेट का चार्ज तो हमें पता ही है -2 होता है, तो मैग्नीट्यूड लेना होता है एन फैक्टर में, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का आंसर ठीक है बेटा इसमें। अब मान लो मैं यहाँ कुछ बेसिक सॉल्ट ले लेता हूँ। स्पेसिफिक सॉल्ट क्या लिए, जैसे मैंने लिया पोटास एलम, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपलों में से एक है पोटास एलम। फिटकरी बेटा, फिटकरी देखी होगी आप सब लोगों ने, पोटास एलम। तो जो पोटास एलम है ये सल्फेट है, पोटेशियम का सल्फेट है और एल्यूमिनियम का सल्फेट है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटास एलम। तो पोटास एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो अब आपको मान लो 24H2O, तो इस सॉल्ट का, इसमें दो सॉल्ट है इसलिए इसको डबल सॉल्ट भी बोलते हो, पोटेशियम का भी सल्फेट है और एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है, मतलब कुल मिला के हमारे पास बेटा इसमें डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट है तो आप एक काम करो, आपको इसका एन फैक्टर निकालना है, तो या तो इसका पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या नेगेटिव चार्ज। तो बता सकते हो बेटा इसका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना होगा। फरहीन का आंसर आया 8, वेरी गुड बेटा। बिकॉज आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सल्फेट का चार्ज जानते हो, और सल्फेट ऐसे देखो आपके पास 4 है, 3 सल्फेट ये रहे और 1 सल्फेट ये रहा, तो एक सल्फेट का चार्ज होता है 2, तो देखो 3 2 जा 6 और 2 8, टोटल 8 आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। तो आप 6 नहीं प्रवीण बेटा, 6 नहीं, 6 गलत है, क्योंकि सल्फेट इधर भी है 3 और एक सल्फेट यहां भी है बेटा। तो टोटल सल्फेट जो हमारे पास है 4 है, 4 सल्फेट है, तो अब एक सल्फेट का चार्ज 2 है, तो 4 2 जा 8, तो एन फैक्टर आपका 8 आ जाएगा। तो किसी भी सॉल्ट में कैटायन या जो आपका चार्ज होता है उससे आप इसका एन फैक्टर निकाल सकते हो, सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए, जैसे ये रिएक्शन दे दी जाए कि N2 और को आपने कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, तो मुझे इन दोनों के एन फैक्टर चाहिए बेटा। देखो मुझे नाइट्रोजन का एन फैक्टर भी चाहिए और अमोनिया का भी एन फैक्टर चाहिए। तो अब देखो ऐसे मैं कैसे एन फैक्टर निकालूंगा, तो ऐसे फैक्टर में मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा बेटा।
एन फैक्टर निकालने के लिए अब रिएक्शन दे दी तो मुझे दोनों साइड चार्ज निकालना पड़ेगा। यहां नाइट्रोजन का चार्ज 0 है और यहां पर नाइट्रोजन का चार्ज -3 है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन +3 हो गया। नाइट्रोजन का चार्ज है -3। ध्यान देना बेटा, नया केस है, न्यू केस है, ध्यान देना इस केस को। अगर मुझे इस केस में मुझे एन फैक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, नाइट्रोजन का चार्ज 0 है, पर स्पीसीज मुझे चार्ज चेक करना है, तो इधर से देखो 0 से आप गए 3 पर, तो डिफरेंस कितना आया? देखो, एन फैक्टर नाइट्रोजन के लिए निकालना है, 0 से -3 मतलब डिफरेंस आया 3 का। लेकिन पर स्पीसीज नाइट्रोजन में तो 2 नाइट्रोजन है, तो मुझे एन फैक्टर N2 का चाहिए। तो नाइट्रोजन 0 से 3 में गया, डिफरेंस आया पर नाइट्रोजन 3, और 1N2 में N2 के लिए निकालूंगा, 1N2 के लिए, तो नाइट्रोजन गैस के लिए तो उसमें डाई एटॉमिक है, तो इंटू 2 और आ जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, इंटू 2। तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर 3 इंटू 2 6 आ गया, नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6 आ गया। अब आ जाए, वो चार्ज है बेटा, जो 0 और 3 लिखा है वो चार्ज है, एन फैक्टर दोनों का डिफरेंस देखना है आपने, क्योंकि रिएक्शन दे दी है इसमें, तो डिफरेंस देखना है, 0 से 3 का डिफरेंस देखना है बेटा। तो 3 का डिफरेंस आ गया और 2 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर, अगर आपको देखो अमोनिया का देखना है एन फैक्टर, अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो यहां अमोनिया के लिए देखना है तो नाइट्रोजन के चार्ज का डिफरेंस 3 का है, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन एक ही है बेटा, तो यहां एन फैक्टर 3 आ जाएगा। यहां एन फैक्टर 6 आया है, तो N2 के लिए एन फैक्टर 6, बिकॉज N2 में 2 नाइट्रोजन है, और अमोनिया के लिए NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, इसे डिफरेंस 3 इंटू 1 एक ही रहेगा। और कोई भी एन फैक्टर काम क्या आता है, ये बेटा एक काम आता है हमारा, इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। किसी का भी अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट, तो जो भी जिसका फार्मूला वेट होता है अपॉन आप उसका एन फैक्टर कर देते हो। जितना फार्मूला वेट होता है, इसलिए एन फैक्टर का नॉलेज लेते हैं हम, कि हम उसके एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला मतलब मोलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट यूज कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर कर सकते हो। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखो, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सपोज इक्विवेलेंट वेट को ई से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ई निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ई ऑफ नाइट्रोजन, इस केस में क्या आ जाएगा? फार्मूला वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। फार्मूला वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मतलब फार्मूला वेट कितना हुआ नाइट्रोजन का? देखो, जो भी हो 28 होता है तो 28 लिख दो, और एन फैक्टर यहां निकाल लिया आपने, 6 आ गया बेटा, एन फैक्टर 6 आ गया। ऐसे ही क्या है, मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया निकालना है, इस केस में आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, तो फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो अमोनिया का एन फैक्टर क्या यूज किया आपने? अमोनिया का एन फैक्टर 3 यूज किया है, तो 3 यूज किया है तो फार्मूला वेट जो आएगा अमोनिया का वो 17 डिवाइडेड बाई 3 यूज करोगे, तो एन फैक्टर से किसी के भी फार्मूले वेट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं एन फैक्टर से, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। इक्विवेलेंट वेट यूज करते हो बेटा, इसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो एन फैक्टर, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा एक बार, अगर एटम एलिमेंट होता है तो उसका एन फैक्टर उसकी वैलेंसी है, एलिमेंट का एन फैक्टर उसका वैलेंसी। अगर चार्ज है तो आयन है तो उसका चार्ज होगा, आयन है तो उसका चार्ज होगा, एसिड है तो उसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, बेस है तो रिप्लेसेबल OH होगा, सॉल्ट है तो फिर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और रिएक्शन दे दी, एक चीज से दूसरी चीज बना दी आपने, तो उस एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका डिफरेंस ले लो, वो एन फैक्टर आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस ले लो, वो इसका एन फैक्टर आएगा। सपोज एज एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक Mn+7, और मैं इसको चेंज करता हूं बेटा Mn+7 को Mn+2 में, तो बताओ एन फैक्टर कितना आएगा Mn+7 वाले का? अरे ब्यूटी कुमारी, तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आता कि अमोनिया का 17 कहां से आ गया। NH3 का फार्मूला वेट निकालना भी नहीं सीखे क्या बेटा? थर्ड क्लास का बच्चा पता कर लेगा, 17 हो गया। NH3 का फार्मूला वेट 17 होता है। ब्यूटी कुमारी, डॉक्टर बनना है ना, तो ये सारी चीजों पे और मेहनत करो खूब। फार्मूला वेट अमोनिया का 17, 3 उसका एन फैक्टर ये लिखा हुआ इधर निकाला है। फार्मूला होता है, फार्मूला वेट को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। समझ नहीं गए ना? तीसरी बार पढ़ रहे हो तब भी क्वेश्चन करते हो, तीसरी बार पढ़ रही हो तो मुझसे, मुझे हर एक बच्चे का ध्यान है। 2 बार पहले पढ़ चुके हो यही चीज, पिछले बैच में भी। इधर देखो बेटा Mn+7 और इधर Mn+2 है बेटा,
mn +7 और +2 बिल्कुल सही दिया है तुम जो बच्चों ने जवाब जिन्होंने दिया है, प्राची का, प्रवीण का, रितु का, हर्षिता का, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आया +7 और यहाँ पर चार्ज आया +2, तो मुझे अब की बार रिएक्शन है तो डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो डिफरेंस आ गया 5 का, और mn एक ही है जिस स्पीसीज में देखना चाहते हो, तो n फैक्टर बेटा बिल्कुल जो है वो 5 आएगा आपका। ये देखो, अब आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मान लो मेटल का निकालना है, तो मैंने क्या बताया अभी, अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है मेटल का, तो क्या बोलोगे आप, मेटल जो होगा उसका फार्मूला वेट तो एटॉमिक मास लोगे ना बेटा, तो एटॉमिक मास को बैलेंस ही कर दोगे। सपोज एज एग्जांपल मैंने कह दिया मैग्नीशियम मेटल है, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट बताओ बेटा, मैग्नीशियम मेटल है, तो वेरी सिंपल, मैग्नीशियम का वैलेंसी याद होना चाहिए, अगर वैलेंसी याद नहीं है तो इसका मतलब खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो मतलब अभी एबीसीडी भी क्लियर नहीं है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम जो आयन बनाता है किसी के साथ भी तो +2 बनाता है बेटा, मैग्नीशियम जो आयन बनाएगा +2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक मास 24 और 2, तो कितना आ जाएगा 12। जैसे मैं कह दूं आपको एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम, देखो अगर फार्मूलेशन या बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी है। एल्यूमिनियम आ गया बेटा, एल्यूमिनियम का बताओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रशांत शर्मा 6 कहां से ले आए, प्रवीण कोल 6 कहां से ले आए बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट लाना है ना, एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास यूज करना है बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, फार्मूला वेट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो बेटा, एल्यूमिनियम का पहले तो यही याद करने पड़ेंगे कुछ बच्चों के, एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा, एल्यूमिनियम का 27 होता है, फार्मूला वेट 27, एटॉमिक वेट 27, बड़े कलाकार बैठे हैं कई तो, एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का 27 होता है, और एल्यूमिनियम थर्ड का है तो वैलेंसी थर्ड का है तो वैलेंसी 3 आ जाएगा बेटा। क्या कर रहे हो कुछ बच्चे तो भाई, कैसे कर रहे हो, ये तो 9th-10th के बच्चे जवाब दे देंगे एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम वगैरह का, 27/3 मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 9 आ गया, 9 आ गया। हाँ कुछ ज्यादातर बच्चे तो सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो एटॉमिक वेट गलत याद कर रहे हैं, वो गलत याद करने वाले बेटा उसको सही कर लो। तो इक्विवेलेंट वेट ऐसे ही देखो, ऐसे दूसरे एग्जांपल दिए मैंने, ऐसा एग्जांपल देखो आप, मेटल में किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, तो ऐसे देखो एसिड और बेस वाले केस में मैंने बताया आपको मोलिकुलर मास और बेसिसिटी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं कहूं कि H2SO4 है, आपके पास H2SO4 है बेटा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो एसिड है ना H2SO4, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, तो H2SO4 का पहले सारा वेट निकालो, फार्मूला वेट मतलब मोलिकुलर वेट ही बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ टोटल वेट निकालोगे H2SO4 का वेट, H2SO4 का याद कर लो अच्छे से 98 होता है, H2SO4 का भी 98 होता है, फॉस्फोरिक एसिड का भी 98, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आप करके आए हो, हाइड्रोजन का एन फैक्टर पढ़ के आए हो, अभी 2 होगा, तो क्या आंसर दोगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 98/2, 98/2 मतलब 49 आ जाएगा, 49 आ जाए। बट अगर यही रिएक्शन में दे देता है ऐसे आपको H2SO4, बिल्कुल समीर शिवानी, H2SO4 को अगर मैं कहता कि चेंज करो NaHSO4 में, सही है बेटा, प्रवीण, प्राची, संध्या सबका ये सही है। अब इसका जरा दो आंसर मुझे बताओ, इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, H2SO4 का, इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो एन फैक्टर कितना यूज करोगे इसका, इस H2SO4 का एन फैक्टर कितना यूज करेंगे, H2SO4 रिएक्शन दे दी 98, वेरी गुड बेटा, बिकॉज दो हाइड्रोजन में रिप्लेस तो एक ही हुआ ना, तो एक ही आ रहा है। कुछ बच्चे तो बहुत ही बढ़िया भाई जवाब देते हैं, बहुत अच्छा, तो ये इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा, तो फार्मूला वेट H2SO4 का तो याद ही होना चाहिए, जिसको ये याद नहीं है इसका मतलब कंपटीशन से वो काफी दूर है अभी, तो 98/1, 98/1 हो जाएगा आपका। इस टाइप से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भी निकाल सकते हो, जैसे अभी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मैंने बताया आपको, तो बेस वाली चीज भी हो जाएगी बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भी निकाल सकते हो आप। अब
हाँ बेटा देखो, इक्विवेलेंट वेट अभी हमने एक फार्मूला किया कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। अब फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर है। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट की बजाय एक वर्ड पे ध्यान देना है, ये बेटा है इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो जितने मोल के फार्मूले आपने कल पढ़े थे वो सारे यूज कर सकते हो बेटा आप। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो, इक्विवेलेंट मोल कर पढ़ा था आपने, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू एन फैक्टर, ये फार्मूला बन गया। कल वाले फार्मूले सारे यूज कर लो। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू पढ़ा था वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर, और फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर अभी फार्मूला यूज किया आपने, ये रहा फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट है तो डब्ल्यू अपॉन ई भी लिख सकते हो। गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। अगर इक्विवेलेंट आप देख रहे हो, मोल का दूसरा फार्मूला यूज किया था मोलरिटी इंटू वॉल्यूम वाला, वो भी यूज कर सकते हो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। आगे चल के हम पढ़ेंगे m इंटू एन नॉर्मेलिटी होता है, m इंटू एन फैक्टर। नाम कैसे याद रखना है, मन से याद रखना है, मन। एम एन, एन छोटा होता है, मन एन, एन बहुत, मन बहुत छोटा होता है तो छोटा एन एम के साथ आएगा। तो m इंटू एन जो होता है एन फैक्टर है, तो आप इसको नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी याद कर सकते हो। तो एक ही फार्मूले से डिफरेंट टाइप के फार्मूले आप बना सकते हो। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल के जितने भी फार्मूले यूज किए हैं वो सारे आप बना सकते हो। इस चीज से हम फार्मूले बना सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी मेटल एनायन का निकालना हो आपको, मेटल एनायन, इक्विवेलेंट वेट कोई भी मेटल और उसका एनायन है, उसका इक्विवेलेंट वेट मतलब ई निकालना है। तो आप ई इज इक्वल टू मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन यूज कर सकते हो आप। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एनायन, तो ये बहुत ही ज्यादा कर रहा है परेशान। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एनायन, अगर किसी भी इक्विवेलेंट वेट मेटल एनायन का करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एनायन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे निकालना है बेटा एज एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 is equal to equivalent weight of magnesium ion plus equivalent weight of sulfate ion. Equivalent weight of magnesium sulfate is equal to equivalent weight of magnesium ion, equivalent weight of sulfate ion. और मैग्नीशियम आयन का क्या निकाला बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले, कि जो फार्मूला वेट है अपॉन चार्ज, मैग्नीशियम का फार्मूला वेट मतलब एटॉमिक वेट 24/2 था, और सल्फेट आयन का 96/2 है। तो हम बेटा सम कर लेंगे इन दोनों का। तो 24/2 का मतलब कितना आ गया हमारे पास, ये 12, और ये कितना हो गया 48, 48 48 हो गया ना। तो 48 96/2 ये 48, 48 और 12 का सम कर दोगे आप, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 60। 14 नहीं बेटा परवीन, 14 कहां से ले आए, 14 नहीं है। जो भी आंसर दे रहे हो गलत दे रहे हो, क्या बात। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ भाई आप लोगों का सही है, दीपांशु, रितु, अंशिका, विशाम। गलती मत करो, गलती मत करो, ट्राई करो कि सही आंसर आए बेटा और लॉजिकली आए। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट वेट ऑफ
आप मेटल एनायन लगा सकते हो। सपोज मैं आपको, हाँ हमें सही है रहनी सही है, अगर मैं आपको कह दूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसका निकालो बेटा मेटल ऑक्साइड, और मेटल में बता ही देता हूं आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका निकालना, देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्साइड -2 होगा बेटा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीपांशु का आंसर है 17। लेट चेक बेटा, लेट मी चेक। एल्यूमिनियम का फार्मूला वेट 27 और एन फैक्टर 3 प्लस ऑक्साइड का फार्मूला वेट 16 एन फैक्टर 2, ये तो फिक्स ही है कि ऑक्सीजन का 8 होगा और इसका 9 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आ गया 17, बिल्कुल सही है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 17। तो दो तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, अगर एक ही स्पीसीज दे रखी है तो उसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, दो स्पीसीज दे रखी है तो जो मेटल और एनायन है उन दोनों का आप ऐड कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे तो आपके पास उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। पहला प्रॉब्लम देखो, कह रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट, ये वन एएमयू क्या लिख दिया प्रवीण, प्रवीण कोल, कूल हो क्या हो, ये हर बार लिखने में गलती करते हो क्या? तो देखो बेटा, हाँ ये सही आया आपका। तो देखो अब ये क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल। देखो प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को समझना है। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बेटा, डबल मतलब 16, डबल हो गया 16। तो हाउ मेनी टाइम वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, अब मेटल का ऑक्साइड बनाओ, मेटल ऑक्साइड बनाओ, तो मेटल ऑक्साइड, तो मेटल सपोज M है, ऑक्साइड हो गया -2, ऑक्साइड हो गया -2, तो मेटल का चार्ज कितना हुआ आपका, मेटल का चार्ज +x, इक्विवेलेंट वेट उसका क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी टाइम इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल। देखो एक चीज तो आपके पास ये है, एक थोड़ा ट्रिकी यूज करो, आप क्या यूज करो, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट करो, और इक्विवेलेंट जो लिखते हो वो होता है, अभी फार्मूला किया था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मेटल का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, ये ट्रिक यूज करना बेटा, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो इक्विवेलेंट बराबर कर देना, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट से निकालोगे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और इधर वाले का निकालो ऑक्सीजन का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर जिसकी वैल्यू पुट करनी है रख दो आप, देखो वेट ऑफ मेटल नहीं पता, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट का डबल है, तो ये 2e ले लेते हैं, वो e ले लेते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता, तो यहां देख लेते हैं E, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का E है, तो E से E कैंसिल हो गया, तो वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना आ गया, डबल ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन का आ गया, वेट ऑफ मेटल इज डबल वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब टोटल वेट किसका निकालना है, हाउ मेनी टाइम द वेट ऑफ, क्वेश्चन देखो कितना कहां जाके गया, ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल, तो इसका मतलब ऑफ इट्स ऑक्साइड कह रहा है, तो ऑक्साइड का वेट, तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो वेट ऑफ पूरे मेटल ऑक्साइड का देखो, मेटल ऑक्साइड, तो अगर इसका डबल है, वेट ऑफ मेटल ऑक्सीजन का डबल है, तो टोटल तो 3 हो गया ना, वेट हो गया 3 W,
सपोज एक मेटल का हो गया 2W और ऑक्सीजन का हो गया W, तो मेटल ऑक्साइड का तो हो गया 3W। तो ये और ऑक्सीजन का वेट ऑफ मेटल कितना आया था, वो W। वेट ऑफ मेटल हो गया 2W, तो कितना हो गया, 1.5 टाइम हो गया ना बेटा। वेट ऑफ मेटल 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब कर सकते हो लेट, देखो लेट वेट ऑफ ऑक्सीजन सपोज x, वेट ऑफ मेटल सपोज 2x, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड x और 2x 3x। हमें क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल, ये 2x है, ये 3x है, तो इसका 1.5 टाइम हो गया। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ वेट ऑफ मेटल। ये पहले एक बच्चे ने आंसर क्वेश्चन पढ़ के दिया भी था बेटा, हर्षित वाले ने दिया था। तो आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करो, जब भी यूज करना है ये वाला कॉन्सेप्ट काफी हेल्पफुल हो सकता है बेटा आपकी, क्योंकि इक्विवेलेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वैसे डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इस ट्रिक से सोल्व करोगे तो इजी हो जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट के फार्मूले यूज कर लो। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट जो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इधर भी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कंडीशन दे रखी है पहले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट ई ले लिया, तो मेटल का 2E हो गया, और वेट हमें नहीं पता तो वेट का रेशियो निकाल लिया। तो वेट ऑफ मेटल ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। तो वेट ऑफ मेटल ट्वाइस ऑफ, समझते जाना है, डेटा है, वेट ऑफ मेटल ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो सपोज ऑक्सीजन का वेट x है, तो मेटल का वेट देखो कितना आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल 2x, और दोनों का सम मेटल ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, x ये 2x ये 3x। अब ये 2x है ये 3x है, ये इससे कितना ज्यादा है, मेटल और मेटल ऑक्साइड देखो आया 3x, और ये 2x। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसके पास 2 रुपए इसके पास 3 रुपए हैं, तो कितने रेशो कितना ज्यादा हुआ, तो 1.5 गुना हो गया ना इसका वेट ऑफ मेटल। क्योंकि अगर मैं ये कहता कि ये x है, सपोज इसको x कर देता, तो ये कितना हो जाता 1.5x, तो आंसर आ जाएगा 1.5 टाइम, 2x का 3x 1.5 टाइम आ जाएगा। क्लियर है भाई। कंडीशन दे रखी थी आपको, वो कंडीशन आपने यूज करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रखा है मैंने कि फॉर द रिएक्शन N2 3H2 2NH3 मोलर मास ऑफ अमोनिया, वो दे दिया आपको M1, एंड नाइट्रोजन का N2, इक्विवेलेंट मास है उनके E1 एंड E2। आपको डिफरेंस निकालना है E1 माइनस E2 का, दोनों का क्या डिफरेंस आ जाएगा। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 मोलर मास ऑफ अमोनिया एंड N2 आर M1 एंड M2, इक्विवेलेंट मास ऑफ E1 एंड E2। देखो सबसे पहली बात देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ E1 किसका कह रहा है, पहला किसको बोल रहा है, पहले अमोनिया ले रहा है और फिर N2 ले रहा है। तो इसका मतलब E1 का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया जो होगा वो होगा फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो फार्मूला वेट उसने बोल दिया कि M1 ले लो इसका, और एन फैक्टर आपको अमोनिया का याद होना चाहिए बेटा, अभी रिएक्शन बताई थी कि N2 यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ N का -3, तो पर नाइट्रोजन 3 का फर्क है, तो इसमें नाइट्रोजन 2 नहीं लेने, बिकॉज अमोनिया लेना है हमने, अमोनिया में एक नाइट्रोजन ही काउंट करना है, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन काउंट करना है, तो अमोनिया का एन फैक्टर 3 आएगा, M1/3। सेकेंड देखो फिर E2, E2 का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, दीपांशु का आंसर आया है, निखिल का आया है, समीर का 3 आया है। देखो फिर NH3 की बजाय हमें लेना है N2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इज इक्वल टू इसका फार्मूला वेट, इसका एन फैक्टर आ जाएगा, इसका फार्मूला वेट अपॉन इसका एन फैक्टर यूज करना है आपने। तो एन फैक्टर अब की बार यूज करना है, तो N2 का E2 कह रहा है ले लो इक्विवेलेंट वेट, E2 ले लिया हमने, फार्मूला वेट कह रहा है M2 ले लो, एन फैक्टर नाइट्रोजन के केस में एक नाइट्रोजन का 3 था, अभी किया था आपने, तो 6 लोगे इसका M2/6।
हमें डिफरेंस निकालना है E1 माइनस E2 का। अगर डिफरेंस निकालना है तो E1 की वैल्यू आ गई आपके पास M1/3 और दूसरे की वैल्यू आ गई M2/6। कैलकुलेशन बनाओ बेटा। तो ये 6, ये 2M1 माइनस M2, 2M1 माइनस M2/6। तो ऑप्शन आ गया ए। सी नहीं आया बेटा, ए आया। तो इक्विवेलेंट, अब गलती क्या हो सकती थी यहाँ पर, अमोनिया है, अमोनिया में 2 नहीं लेना क्योंकि स्पीसीज लेनी है आपने। स्पीसीज अमोनिया का मतलब NH3 स्पीसीज है, इसलिए पर नाइट्रोजन लेना है अमोनिया में एन फैक्टर, मतलब एन फैक्टर 3 लेना है बेटा। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के केस में 2 नाइट्रोजन है इसलिए एन फैक्टर 3 इंटू 2 6 लेना है। तो नाइट्रोजन के केस में इस रिएक्शन में ये 6 लेना है। तो आपकी कैलकुलेशन बनाओगे तो एक कैलकुलेशन आपका 2M1 माइनस M2/6, मतलब आंसर आपका जो आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। आंसर जो यूज करेंगे वो आप 1 यूज करेंगे, ए यूज करेंगे मतलब। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आपके स्क्रीन पर कि x ग्राम मेटल गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, हेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, x ग्राम ऑफ मेटल। क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आए उसको फेस करना है। हो सकता है कुछ बच्चों ने 11th 12th में न्यूमेरिकल का आइडिया ही ना लिया हो और सीधा इस साल कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, तो उन बच्चों को ये देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो उसके क्वेश्चन को समझना है आपने। कह रहा है x ग्राम ऑफ मेटल, तो मेटल का वेट आ गया आपके पास, वेट ऑफ मेटल ये आ गया आपके पास x ग्राम। अब कह रहा है गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ये तो मेटल ऑक्साइड दे रहा है, तो वेट ऑफ मेटल का, सपोज ऑक्साइड है, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन मेटल ऑक्साइड है, लेकिन उसका वेट आ गया बेटा देखो y ग्राम। वही क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है अगर हम तरीके से सोल्व करते हैं उसको। हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है बेटा। तो क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, दीपांशु गुप्ता ने आंसर भी दे दिया है, लेकिन हम देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फार्मूला तो हमें आता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, या तो मुझे ये पता लग जाए कि फार्मूला वेट क्या है मेटल का और अपॉन एन फैक्टर क्या है, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल में वेट अपॉन एन फैक्टर पता लगे। बट मुझे एक चीज और पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज की, इस मेटल ऑक्साइड में, जो भी मेटल ऑक्साइड है, इन मेटल ऑक्साइड, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा मैंने, इन मेटल ऑक्साइड, एक काम तो आप क्लियर कट कर सकते हो ना कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट से निकाल सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, ए दिख रहा है, देखते हैं अभी। और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन लगा दो। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा। देखो मेटल का वेट कितना है, एक्स ग्राम, मेटल का वेट एक्स ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं पता, इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, यहां लोचा था बेटा, यही चीज सोचनी थी बस। वेट ऑफ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड का वेट दे रखा है वाई, मेटल का दे रखा है एक्स, तो वाई में से एक्स छोड़ दूंगा तो वो ऑक्सीजन का रह जाएगा ना, वाई में से एक्स हटा दो, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ पर, वाई माइनस एक्स। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो याद ही आपको 8 होता है, क्वेश्चन आपने कर लिए कई सारे, तो ये आपके पास आ गया। तो अब इसको सोल्व करना है आपने, तो क्या करोगे, सोल्व करोगे तो 8x वाई माइनस एक्स इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मुश्किल नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं कि उसको मुश्किल जरूर लग सकता है जो इस तरह की क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, लेकिन वो भी अगर फार्मूले ढंग से लगाएगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा जैसे बाकी बच्चों का आ रहा है बेटा। पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से। x ग्राम ऑफ मेटल, मतलब वेट ऑफ मेटल x ग्राम है आपके पास, वेट ऑफ मेटल x ग्राम, गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड का वेट y ग्राम, तो यहां से मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, y में से x माइनस कर दूंगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है मुझे, सिंपल सी बात पता है कि अगर ये मेटल ऑक्साइड है
तो मेटल ऑक्साइड है तो इसको बनने में इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, ऑलवेज ये यूज करो, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल के वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ले लो, इधर ऑक्सीजन के वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ले लो। जब आप वेट बेटा मेटल का है वो तो आपको पता है एक्स है, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना चाहते हो तो एक्स बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो y माइनस एक्स बाई 8। तो यहां से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर लोगे। आपको इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि जब भी कोई चीज समझ नहीं आए तो उसके इक्विवेलेंट बराबर रख दो, आप दोनों के इक्विवेलेंट आप इक्वेट कर दो तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन की आंसरिंग का आइडिया होने लग जाएगा। जैसे इसी थीम पर मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं जल्दी से कौन बनाता है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इफ मेटल ऑक्साइड contain 40% by weight of metal, calculate the equivalent weight of metal। देखो बेटा मैंने एक प्रॉब्लम शेयर कर दिया आपसे कि इफ मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% वेट दे रहा है बाय वेट ऑफ मेटल एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे सोल्व करोगे आप? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% बाय वेट ऑफ मेटल, 40% बाय वेट जो है वो आपके मेटल का है, और कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कैसे करोगे बेटा? देखो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, थोड़ा सा डिजिट के साथ आ जाए। जैसे समीर का आंसर आया 16.3, मैं देखता हूं बेटा क्योंकि क्वेश्चन तो रेडीमेड तैयार करते हैं। सबसे पहली बात है मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, तो मैं अभी जो थीम थी वही यूज कर सकता हूं ना बेटा। क्या थीम यूज कर सकता हूं? इन मेटल ऑक्साइड, जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, इन मेटल ऑक्साइड। तानिया का भी 16.3 आ रहा है, निखिल का भी 16.3 आ रहा है। तो मेटल ऑक्साइड में मैं कह सकता हूं कि इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो मैं वही कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे इक्विवेलेंट निकालने हैं तो वेट से निकाल सकता हूं मैं बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और इधर भी वेट निकाल सकता हूं वेट से, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर कट पता लग रहा है कि 40%, इसका मतलब 100 ले लें तो उसमें 40 पार्ट किसका होगा? मेटल का। 40 पार्ट मेटल का है तो इसका मतलब 60 पार्ट आपका ऑक्सीजन का है। तो देखो वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? 40, या मैं इसको 60 कर देता हूं, एक ये थियोरटिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल चीज बन जाएगी। 60% बाई वेट ऑफ मेटल है, तो मेटल का देखो मैं अब 60% कर रहा हूं सपोज, तो वेट आपने ले लिया ये 60, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना चाहते हो आप। इधर देखो वेट ये 60 है तो रेशियो तो 100 टोटल रहना, तो ये 40 हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ पहले वाला कैलकुलेशन सही है आप लोगों का, क्योंकि 16/3 फ्रैक्शन था, मैंने फ्रैक्शन हटाने के लिए उल्टा रेशियो कर दिया। तो 40/8, तो 8 5 जा 40, ये 12 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 12 हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 12 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 16/3 भी पहले की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ठीक था आपका 16/3, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो गया क्योंकि 12 आपको पता है किसका होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वैल्यू होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं, इसी प्रॉब्लम के अंदर कह देता हूं, जोड़ देता हूं, इफ कैलकुलेट द, इसी में जोड़ देता हूं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ phosphate of equivalent weight of phosphate of above metal, equivalent, calculate the equivalent weight of
फॉस्फेट ऑफ अबो मेटल, जो मैंने आपको अबो मेटल दिया उस मेटल का कहता है कि मान लो आपको फॉस्फेट बनाना है तो कैसे करोगे अब फिर क्या लिखोगे आप, फार्मूला बताया था मैंने, इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, क्या लिया फॉस्फेट, फॉस्फेट ले लो, मेटल फॉस्फेट, कैटायन और एनायन आगे, इजिकल टू एक फार्मूला और जोड़ दो, इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल फॉस्फेट, तो एक फार्मूला और जोड़ दोगे बेटा, तो इसमें क्या बोल दोगे, इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन का फार्मूला लिख दो, EO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन का फार्मूला लिख देंगे। अब मेटल का तो निकाल चुके ना आप पहले, इक्विलेंट वेट वही मेटल है तो इक्विलेंट वेट तो निकाल चुके आप 12, फास्फेट का फार्मूले से निकाल लो, अब देखो PO4 3 नेगेटिव, तो पहले तो PO4 का वेट निकालो, वेट कितना आएगा, फास्फोरस का याद होना चाहिए 31, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा 65, तो और 65 फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर यूज करना है आपको, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर यूज करना है, तो 12 इधर कर दो आप, 65 बाई अप्रोक्स 44 है, देख लेते हैं बेटा, 65 बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 अप्रोक्सीमेट 31, तो आपका बिल्कुल सही है कि अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा 32, 44 तो नहीं पता बना बेटा, क्योंकि 3 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एन फैक्टर 3 है, 44 नहीं बना दीपांशु, तो देखो कितना बना एम एन फैक्टर, क्योंकि इसका फार्मूला वेट बना आपका, ये क्या है, नहीं ये 64 नहीं किया ना, कुछ और हो रहा है, फॉस्फोरस का फार्मूला वेट निकालो, फार्मूला वेट कितना हो गया 31, ये 64, हाँ तो ये कितना हो गया 95, 95 है, तो अब हाँ अब आ सकता है, तो यहाँ 95 आएगा बेटा, ठीक है 95 होगा, तो 95 बाई 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो कि ये 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 95 बाई 3 सही है, तो 43 पॉइंट समथिंग, तो जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो हम इसका आंसर देंगे। तो दो ही कंसेप्ट लगने हैं आपके इक्विवेलेंट निकालने में, दो ही कॉन्सेप्ट लगने हैं, अगर एक ही स्पीसीज है तो उसका फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मतलब आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, और दूसरा क्या लगना है, अगर कोई सॉल्ट है मेटल के साथ एनायन है तो मेटल के इक्विवेलेंट में उसके एनायन का ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा आपके पास। जब हम एन फैक्टर निकाल लेते हैं बेटा, इक्विवेलेंट और मोल कंसेप्ट दोनों आते हैं, दोनों आ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो भी आपके पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा होता है, जिसका फिजिकल स्टेट मैच्ड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है बेटा, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है वो सॉल्यूशन होता है, जनरली हम बोल देते हैं ये, नॉट ऑलवेज, जनरली जो लार्जर होता है इन अमाउंट, जनरली जो लार्जर इन अमाउंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लिया आपने कि आपने क्या लिया, वाटर, वाटर में ऐड किया बेटा NaCl और सॉल्यूशन बना लिया एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको डिसाइड करना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो वाटर देखो, वाटर लिक्विड, NaCl सॉलिड, और यहां लिख दिया उसने एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बेटा ये भी आपके पास लिक्विड हो गया, तो ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो जो वाटर है वो भी लिक्विड है, इसलिए ये आपका सॉल्वेंट होगा, वाटर आपका इस केस में
सॉल्वेंट हो गया, और NaCl आपका सोल्यूट हो गया इस केस। अब जरा इस एग्जांपल को देखो, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट आपका सॉलिड है, कॉपर सल्फेट में वाटर मिला दिया मैंने, ये लिक्विड होता है, और मिला करके ब्लू विट्रोल बना दिया, CuSO4.5H2। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन कि CuSO4.5, वो इजी है बेटा, पहला मैंने रेफरेंस दिया था कि सबको पता, आप दूसरे में देखो, यहां से फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज का पता लगेगा। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, H2 और लिक्विड मिलाया, और मैंने कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 बना दिया, ये फिर सॉलिड है, और ये होता है आपका ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का एग्जांपल होता है बेटा, विट्रोल होते हैं 3 टाइप के, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल और व्हाइट विट्रोल। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट होता है, ग्रीन विट्रोल और व्हाइट विट्रोल जानते हो क्या होते हैं? ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट, उसमें 7H2 होते हैं, और व्हाइट विट्रोल जो होता है जिंक सल्फेट, उसमें भी 7H2 होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपको ब्लू विट्रोल बनाना है बेटा, अगर ब्लू विट्रोल बनाना है तो ब्लू विट्रोल जो है वो भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, अब इनकी फिजिकल स्टेट कॉमन आ रही है, देखो इसका मतलब इसकी फिजिकल स्टेट कॉमन आ रही है, तो जिसका फिजिकल स्टेट मैच करता है वही सॉल्यूशन के साथ मैच करता है, इसका फिजिकल स्टेट मैच्ड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस बार वाटर सॉल्वेंट नहीं है बेटा, इस बार ये जो कॉपर सल्फेट है आपका, ये सॉल्वेंट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सॉल्वेंट वाटर हो, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। पॉइंट ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वाटरी सॉल्वेंट हो। तो यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्वेंट है, और वाटर जो है यहाँ पर इवन लिक्विड है, लेकिन वाटर जो है यहाँ बेटा वो सोल्यूट है, इस केस में वाटर सोल्यूट है। तो आपको हम ये चीज ध्यान रखना है कि जिसका फिजिकल स्टेट मैच करता हो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के साथ, ज्यादातर वो क्या होता है, लार्जर अमाउंट में ही होता है, ज्यादातर लार्जर अमाउंट में होता है। तो लार्जर अमाउंट तो तब देखते हैं जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो। भाई जैसे आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और वाटर के साथ आपने बेटा क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया, दोनों ही लिक्विड है। तो अब दोनों लिक्विड है तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हो जाएगा, बट अदरवाइज मेन जो है, मेन पॉइंट ये है कि आपका अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तब आप ये यूज किया करो, जनरली लार्जर इन अमाउंट, ये कब, इफ फिजिकल स्टेट सेम, इफ सेम जो आपका फिजिकल स्टेट होता है, आज अगर फिजिकल स्टेट सेम होता है देन हम ये यूज कर सकते हैं, जो हम जनरली याद करते हैं, जनरली हम यही बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं जनरली हम, जनरली हम क्या बोलते हैं जो एक्सेस में होता है, जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कंपोनेंट या एक्सेसिव जो हमारे पास कंपोनेंट होता है, एक्सेसिव कंपोनेंट को हम जनरली सोलवेंट बोलते हैं। तो ये जो नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना ये बात, नॉट ऑलवेज, हाँ मोस्टली जरूर कह सकते हैं, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। तो ये बेटा यूज कहां होगा, जैसे कहां बताया मैंने कि ये आप हमेशा कहां यूज कर सकते हो, इफ ऑलवेज करना है तो इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ आर सेम, अगर फिजिकल स्टेट सेम है देन ओके। जैसे मान लो आपने लिया वाटर और वाटर में मिला दिया एथेनॉल, एल्कोहल मिला दिया, मतलब वाटर प्लस एथेनॉल, और आपका सॉल्यूशन बन गया दोनों का, C2H4OH प्लस H2, दोनों का सॉल्यूशन बन गया। अब ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, फिजिकल स्टेट भी लिक्विड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिक्विड ही होता है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो एक्सेस में होगा, जो भी एक्सेस है, अगर वाटर एक्सेस है तो वाटर सॉल्वेंट, लेकिन अगर इसी केस में H2O प्लस, पिछले सालों में 2016-15 के अंदर इंजीनियरिंग वालों से ये क्वेश्चन पूछ लिया, C2H4OH ये मिला दिया, C2H4OH प्लस H2O कर दिया, और उन्होंने धीरे से इसमें डाल दिया एक्सेस। अब बेटा दोनों लिक्विड थे, H2O भी लिक्विड था, एथेनॉल भी लिक्विड था, लेकिन जो अब दोनों लिक्विड होंगे और इनका सॉल्यूशन भी लिक्विड हो गया, तो जो एक्सेसिव होगा वो फिर आपका सोलवेंट होगा। तो इस बार वाटर सोलवेंट नहीं था, बहुत सारे बच्चे गलत कराए उस, क्योंकि बाई डिफॉल्ट दिमाग में वाटर ही रहता है तो वाटर को सोलवेंट करके आ गए। और इस केस में क्या सोलवेंट था बेटा, इस केस के अंदर सोलवेंट जो था वो एथेनॉल था, सोलवेंट
एथेनॉल था और H2O जो था आपका वो सोल्यूट था इस केस में। तो जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है, जब दो कंपोनेंट लेते हैं और मोर देन टू कंपोनेंट भी पॉसिबल है, इफ वी हैव टू कंपोनेंट, देन आप क्या करते हो, उसको बोलते हो जो आपका एक्सेस में रहता है। आपने कंसंट्रेशन टर्म मेजर करनी है, जो अब हम पढ़ने जाएंगे वो हमारे पास ये कंसंट्रेशन टर्म होंगी बेटा। मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से लिखेंगे, मोलरिटी। दूसरा मोलैलिटी, स्मॉल एम। इनके बीच के रिलेशन होंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चनिंग बनेगी। नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, एक्स से लिखेंगे पीपीएम, परसेंटेज वगैरह बहुत सारे हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। ज्यादातर हमें मोलरिटी, मोलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन पे, या पीपीएम भी कई बार आता है, उस पे काम करना है। तो ये हम देखो बेटा देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हम स्टडी करते हैं। तो पहला देखो आपने मोल कंसेप्ट किया, मोल के फार्मूले अच्छे से कर लेने हैं। फिर आपने इक्विवेलेंट के फार्मूले अच्छे से कर लेने हैं। जो फार्मूला अच्छा सा करेगा उसका न्यूमेरिकल भी होने लगेगा। इक्विवेलेंट करेगा तो उसके लिए एन फैक्टर जरूरी है, उससे इक्विवेलेंट वेट भी हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट हो जाने पर आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म करेंगे। फिर हम इसकी स्टोक्योमेट्री की प्रॉब्लम पर ट्राई करेंगे कि स्टोक्योमेट्री प्रॉब्लम कैसे बनती है, जहां ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आता है बेटा। तो सी यू फॉर नेक्स्ट लेसन, तब तक बेटा फिर मिलते हैं। थैंक यू।